मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीचिंग लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे द्वारा जो यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है उसका दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों मैं आपके 90 नंबर की तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, 3 सब्जेक्ट की, हिंदी, ईवीएस और सीडीपी। ठीक है, तीनों मिला के 90 नंबर की दोस्तों तैयारी करवाऊंगा। और सिर्फ आपको एक काम करना है दोस्तों, फ्री में एकदम तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों। सिर्फ आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण दोस्तों पता होना चाहिए कि आपको अल्पप्राण व्यंजक कौन से होते हैं या अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अल्पप्राण व्यंजक कौन से होते हैं। किसी भी वर्ग का, जैसे आपको पता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, फ वर्ग, ठीक है, ये सब जो वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पाँचवां अक्षर होता है वो क्या होते हैं? आपके पहला, तीसरा और पाँचवां वर्ण जो होता है वो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। जैसे कहीं पे लिखा होता है क ख ग घ अंगा, देखिए जैसे ये लिखा है ना क, इसके अलावा ग और जो आपका पांचवा वर्ड है अंगा, ये तीनों क्या है दोस्तों? अल्पप्राण है। अगर यहीं पे बीच में लिखा होता ख और घ, ठीक है, ये क्या है? आपके महाप्राण वर्ण हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं दोस्तों कि कौन सा वर्ड जो होता है अल्पप्राण होता है और कौन सा महाप्राण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहचानना है कि कहाँ पे किस ऑप्शन में जो रखा है वो क्या है? आपका अल्पप्राण वर्ण है। जैसे यहाँ पे फ ब लिखा गया है, प फ ब भ और म, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प फ कौन सा वर्ड है? सेकंड वर्ड है। और प फ ब भ भ कौन सा है? चौथा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है आपका? ये आपका महाप्राण व्यंजक है। यहाँ पे थ लिखा गया है, दूसरा वर्ड, और घ क्या है? आपका चौथा वर्ड है। यहाँ पे भी क्या है? महाप्राण व्यंजक है। और आपका यहाँ पे देखिए ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ अंगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? अल्पप्राण व्यंजक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसमें से कौन सा विकल्प शुद्ध है वो आपको पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे स दिया गया है, ठीक है। पूछ रहा है कि स वर्ग क्या है? तालव्य है। श क्या है? दंत है। श मूर्धन्य है। च क्या है? कंठ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहचाना है, जो आपका देखिए च किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के अंतर्गत आता है। तो कंठ के अंतर्गत क ख ग घ आते हैं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। इचू या शा नाम तालु, ये जो आपका स वर्ड है ये तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और त थ द ध, ये सब दंत वर्ग के अंतर्गत दोस्तों। स वर्ड जो आपका है वो क्या किसके अंतर्गत आता है? दंत वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भाषागत समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं? जो प्रश्न लिखित सामग्री को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित करते हों, जो प्रश्न नियमों को याद करने की संभावनाएं प्रस्तुत करते हों, जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करते हैं, जो प्रश्न परिभाषाओं को याद कर। देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपको याद करने या रटने की बात आ जाए वो आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कंठस्थ करने की बात कही गई है, यहाँ पे याद करने की और यहाँ पे, तो ये तीनों ऑप्शन ही क्या है दोस्तों? गलत हैं। तो इसमें से राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। भाषागत समझ का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न अच्छे कहे जा सकते हैं? जो प्रश्न कल्पनाशीलता का पोषण करे या कल्पनाशीलता का वृद्धि करे वही क्या कहलाते हैं? आपके अच्छे प्रश्न होते हैं या भाषागत समझ का आकलन करने के लिए सबसे अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पठन और अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर दैनंदी बताओ। पहचान गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करें। विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करें। तो कह रहा है किसने? प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के शिक्षक विद्यार्थियों से क्या कहता है? कहता है कि कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ और कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए
आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा जो होता है दोस्तों, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। स्वर होता है, व्यंजन होता है, वर्ण होता है या ध्वनि होती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है, वर्ण होता है। और वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से तालव्य वर्ण कौन से हैं, तालव्य व्यंजक कौन से होते हैं। ट ठ ड ढ अड़, च छ ज झ न, त थ द ध म, प फ ब भ म। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि तालव्य से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इचू ऐशा नाम तालु या तालव्य। दोस्तों आपके जो ये च छ ज झ यहाँ हैं, यही वर्ण क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। इसके अलावा त थ द ध क्या होते हैं, दंत वर्ण होते हैं। और ट ठ ड ढ क्या होते हैं, मूर्धन्य वर्ण होते हैं। प फ ब क्या होते हैं, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मौसेरा, आता, विदेश या प्रबंध। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ प्लस क्या है, तप है। इसका अगर हम विखंडन करते हैं, यहाँ पे आता है आ प्लस तप, यहाँ पे बी प्लस देश, और ये जो आपका ऑप्शन 4 है यहाँ पे प्रबंध बंधन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो इसमें से यहाँ पे क्या लिखा गया है, मौसा प्लस एरा क्या है, या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मौसा प्लस एरा होगा। तो यहाँ दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पे इन सब वर्णों में, यहाँ भी और विदेशस में, प्रबंध में, तीनों में क्या यूज हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया। जबकि मौसेरा शब्द यहाँ पे जो लिखा गया है, इसमें क्या है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आदि या शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। इसे संतोष में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, यहाँ पे सम उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश कैसे रचा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर और बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, या दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो भाषा का देखिए, मुद्रित समृद्ध प्रवेश का ही मतलब होता है कि जिस कक्षा में बच्चे का पठन पाठन हो रहा हो, उसकी दीवारें जो हों, वो दीवार पर कोई कर सकते हैं कैलेंडर लगा हो, या उस पर दीवार पे कुछ विषय से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी गई हों, या कहानी लिखा गया हो, पहाड़ा लिखा गया हो, ठीक है, फार्मूले लिखे गए हों। इस टाइप से दोस्तों अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देख के भी उसको सीख सकें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा, भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है। पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा का व्याकरण ज्ञान देना, शब्द भंडारण का विकास करना, या हिंदी की बारीकियां समझाना। ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य है कि वो हिंदी की बारीकियां समझा रहे। कहीं पे अगर पृथ्वी के बदले अगर भूमि यूज हो जाए, या वसुधा के बदले वसुधा, पृथ्वी के स्थान पे वसुधा का यूज हो, तो आसानी से समझ सके कि सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बाल विकास के। और देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा है कि फ्रायड के अनुसार क्या होता है, विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाए, ग्रहण किए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने के सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ होता है किसी समय प्रश्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने, या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को असफल हो जाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विस्मरण, फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काल तथा ब्रुश ने बाल्यावस्था को क्या माना था। समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल, या जिज्ञासा काल। तो काल तथा ब्रुश ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व या गर्भावस्था से पूर्व। तो बालक का विकास दोस्तों गर्भ में जब बच्चा आता है तभी से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि गर्भावस्था से बालक का विकास नियंत्रण चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि फ्रायड ने मन की तुलना किससे की। फ्रायड जो थे दोस्तों उन्होंने मन की तुलना किससे की है? समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, समुद्र में तैरते हुए जहाज से, या उपरोक्त सभी से। तो फ्रायड ने मन की तुलना दोस्तों किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की है। चलिए, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सक्रिय स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? हमेशा याद रहती हैं, प्रयास करने पर पुनः याद नहीं आती हैं, प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सक्रिय स्मृति की विशेषताएं होती दोस्तों कि प्रयास करने पर कोई चीज़ जो है वो पुनः क्या होती है? याद हो जाती है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे अधिक प्रभावशाली पद्धति क्या है? विद्यार्थियों को दंड देना। दंड देने की बात बिल्कुल गलत होती है, अभिभावक के ध्यान में लाने से ही उसको सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। दोस्तों जी हाँ, क्या करेंगे अगर बच्चा जो है अवांछित व्यवहार कर रहा है, गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो सबसे पहले उसके व्यवहार में होने वाली कमियों को जानेंगे और फिर उसके निदान या उपचार करने के लिए प्रबंध करेंगे। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कक्षा में समान उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है? उसकी IQ होगा 111 से 120, 71 से 80, 71 से कम, या 91 से 110। तो कक्षा में समान उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है और उसका IQ क्या होगा? 91 से लेके 110 होगा। देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बुद्धि लब्धि या IQ जो होता है वो आसानी से निकल जाएगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं या निष्कर्ष निकलता है में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो बच्चे जो है फिल्म दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं या निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित था? JB वाटसन के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या अल्बर्ट एल थानडाइक के द्वारा। तो किसके द्वारा था दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और जीन पियाजे दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादक कौन था? जीन पियाजे था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को बताए थे दोस्तों। और एल्बर्ट थानडाइक जो थे उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट है? प्राथमिक एजेंट जिसमें बच्चा सबसे पहले जहाँ से सीखता है दोस्तों वही क्या होता है? बच्चे का प्राथमिक एजेंट होता है। ये कंप्यूटर होता है, अनुवांशिक होता है, सामाजिक पार्टी या परिवार। तो बच्चे का जो प्राथमिक एजेंट होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। और द्वितीयक एजेंट क्या होता है? पास पड़ोस एवं आपका विद्यालय। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है निरंतर प्रयासों पर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों थानडाइक के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि द्वारा दोस्तों जिन्होंने वनवांशों पर प्रयोग किया था कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, अनुकरण पर या परिपक्वता पर। तो बंडूरा के अनुसार अधिगम का सिद्धांत किससे आधारित है? अनुकरण पर आधारित है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों EVS के या कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के, जिससे आपके पेपर में 30 नंबर के 30 प्रश्न और 30 नंबर के आते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं प्रत्येक नंबर के होते हैं। ठीक है, 1 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? दोस्तों कह रहा है कि रेडियो कार्यक्रम जो आता है मन की बात वो किससे संबंधित है? नरेंद्र मोदी से, नावेद से, या रामनाथ कोविंद से, या मलिष्का से। तो किससे संबंधित है? नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी कौन है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है कि गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? गौड़िया नृत्य के बारे में पूछ रहा है कि भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। गौड़िया नृत्य क्या है? एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। वो भारत के किस भाग से संबंधित है? पश्चिमी से, दक्षिणी से, उत्तरी या पूर्वी से? तो कहाँ से संबंधित है? पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्णा वर्मा, बिपिन चंद्र पाल, या लाला हरदयाल द्वारा? तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था।
चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1949, 1909 या 1990 या 1985। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जन्मदाता जो थे दोस्तों उनको कब किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 1990 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों को कक्षा में दर्शाकर एवं अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उन चित्र बनाने के लिए बच्चों से ये चीज़ कहना कि वे बीज बोने के लिए विभिन्न चरण कैसे कैसे बोया जाता है उस सब चरणों का पालन करें और उसका चित्र बना के ले आए, तब जाकर दोस्तों ये बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि रात में जागने वाले हर जानवर को हर चीज़ कैसे दिखाई देती। केवल लाल दिखाई देता है, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद में, केवल हरे रंग में। तो रात में जागने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनको हर चीज़ कैसा दिखाई देता है, काला और सफ़ेद में दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधाम कष्ट मंदिर स्थित है। तो भगवान देखिए सबरीमाला जो मंदिर है दोस्तों वो किस भगवान को समर्पित है, वो भगवान अयप्पा को समर्पित है। और कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, मणिपुर या केरल में। तो कहाँ पे स्थित है, केरल में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या खाद्य मंत्रालय। तो सौभाग्य योजना ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों कभी पूछ जाता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिएगा, कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा की। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम की। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मिजोरम की। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। तो क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है। काफी खान, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन शास्त्री। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों, अब्दुल फजल है। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।